अस्सलाम वालेकुम। बरे सगीर पर मुगल अपनी पूरी ताकत जमा चुके थे और अकबर ने वो काम कर दिखाया था जिसका ख्वाब कई बादशाह अपने साथ लेके कब्र में जा चुके थे, मगर ये कामयाबी सिर्फ अकबर को नसीब हुई। बरे सगीर एक कामयाब मुआशी ताकत भी बन चुका था और यहाँ के लोग खुशहाल भी हो चुके थे, लेकिन अकबर के अपने घर में काफी अरसे के बाद सिर्फ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने सलीम रखा। और ये वही सलीम है जिसकी कहानियां आप मुख्तलिफ मूवीज में, मुख्तलिफ ड्रामाज में और मुख्तलिफ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ चुके हैं। ये वही सलीम है जिसको छोड़ के अनारकली कहीं और जा चुकी थी, लेकिन ये सब मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अकबर का ये इकलौता बेटा यानी कि सलीम जब बड़ा होता है तो अपने बाप की बहुत सारी पॉलिसीज से ये खुश नहीं होता, लेकिन अकबर की वफात 1605 में हो जाती है और उसके बाद पूरे बरे सगीर का कंट्रोल सलीम के हाथ में चला जाता है। सलीम अपना टाइटल जहांगीर रख लेता है, यानी कि जो जहांगीर है वही सलीम है और जो सलीम है वही जहांगीर है। तो हम अपनी वीडियो के अंदर सलीम को यानी जहांगीर को जहांगीर कह के ही मुखातिब करेंगे। सलीम यानी कि जहांगीर के आने के बाद उसको अपने बाप अकबर के ऐसे बहुत सारे स्टेप्स जो कि उसने अपनी जिंदगी में लिए थे उनके खुमियाजे उठाने पड़े और उसने वो किसी तरीके से भुगते भी। सबसे पहले मशहूर जमाना सलीम की वो बात जो कि तमाम लोगों को मालूम है, अनारकली। अब अनारकली और सलीम की स्टोरीज आपको बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स में सुनाई देती जरूर होंगी। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये कहना है कि अनारकली सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर था, लेकिन दूसरी साइड पे बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात पे एग्री हैं कि अनारकली सलीम की यानी कि जहांगीर की खादमाओं में से खादमा थी जिसके ऊपर जहांगीर का दिल आ चुका था, मगर अकबर इस बात पे राजी नहीं था तो उसने अनारकली को कत्ल करवा दिया। अब यहाँ पे हिस्टोरियंस फिर दोबारा डिवाइड हो जाते हैं और फिर यही बात करते हैं कि अनारकली को टेक्निकली दीवार में चुनवाया गया था। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि अनारकली को आम तरीके से मरवा के कहीं पे दफन कर दिया था। बहरहाल इट इज अ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री, बट मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस आर एग्रीड दैट इट इज द वन ऑफ दोज रियलिटीज। उसके अलावा जहांगीर का एक बहुत ही करीबी दोस्त अब्दुल्ला भट्टी जो कि शेखुपुरा के एक सरदार का बेटा था और अकबर और उस सरदार की लड़ाई में उस सरदार का कत्ल हो जाता है और अब्दुल्ला के दिमाग में अपने बाप का बदला हर वक्त घूम रहा होता है और सलीम को यानी कि जहांगीर को ये बात फेस करना पड़ती है और फिर ये बात एक लड़ाई पे जाकर खत्म होती है जहां जहांगीर अपने दोस्त का कत्ल कर देता है। जब जहांगीर बरे सगीर का कंट्रोल लेता है तो उसका बड़ा बेटा खुसरो तख्ते लाहौर के ऊपर अटैक करता है और वो और अपने एम्बिशन के साथ जहांगीर की तरफ बढ़ता है कि वो बरे सगीर का कंट्रोल ले ले। यहाँ पे बाप बेटे की लड़ाई होती है। यहाँ पर जहांगीर अपने इस बेटे को शिकस्त देता है और अपने बेटे को नाबीना कर देता है, जिसके बाद उसके 700 साथियों को भी कैद में डाल देता है। अब यहाँ जहांगीर के दिमाग में एक डाउट आता है कि उसके बेटे को किसी ने ज़रूर भड़काया होगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि अकबर ने कुछ टाइम लाहौर में भी गुजारा था और खुसरो ने भी अपना टाइम लाहौर में गुजारा था। तो जहांगीर को शक ये पड़ता है कि लाहौर में मौजूद सिखों ने जहांगीर के इस बेटे की हेल्प की, जिसके बाद जहांगीर उन तमाम सिखों को उठाकर अगवा कर लेता है। तब तक सिख टोटली नॉन पॉलिटिकल थे, न्यूट्रल थे। प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मजहबी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे थे। जहांगीर सिखों के लीडर गुरु अर्जन देव को और उसके साथ साथ उसके 3 बेटों को उठाकर कैद में रख देता है और गुरु अर्जन देव को वहीं पे ही कत्ल कर देता है और उसके बाद उनके 3 बेटों को रिलीज कर देता है। लेकिन उसका बड़ा बेटा जो कि गुरु हरगोबंद सिंह होता है वो एक सिख फोर्स बनाता है और उसका बेसिक मकसद जहांगीर के अगेंस्ट रिटेलिएट करना होता है, अपने बाप का बदला लेना होता है। और पूरी हिस्ट्री के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे मुगलों के लिए बाद में सिख सरदर्द बने। लेकिन बहरहाल ये 3-4 एक ऐसे इवेंट्स थे जो कि जहांगीर के लिए सरदर्द जरूर थे, लेकिन उसके अलावा कंपैरेटिवली जहांगीर का दौर बहुत ही कंफर्टेबल दौर गुजरता है, फिनेंशियली भी, सिक्योरिटी वाइज भी, और जहांगीर को वो तमाम चीज़ें फेस नहीं करना पड़ती जो कि उसके एंसेस्टर्स फेस करके बरे सगीर को इस हद तक स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब होते हैं। मगर जब भी कंफर्ट आता है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बिगाड़ पैदा शुरू होना जाता है। इस सीरीज की पहली वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक बात कही थी कि किसी का वीक पॉइंट किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की रीजन भी बनता है और यही कहानी जहांगीर के साथ होती है। जहांगीर के अपने घर के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि मुगलिया दौर की इस बिल्डिंग को या मुगलिया इमारत को हिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। सबसे पहले हम जहांगीर के घर के अंदर नज़र डालते हैं तो जहांगीर की एक बीवी होती है जिसका नाम नूर जहां होता है और इसके अलावा जहांगीर के 3 बेटे होते हैं जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। नूर जहां और अपने तमाम खानदान वालों के साथ वो जहांगीर के हरम में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कंट्रोल करती थी, यानी कि ये पूरा खानदान बरे सगीर को कंट्रोल करता था और जहांगीर की बहुत सारी पॉलिसीज में नूर जहां की एक बहुत हैवी और बहुत हेल्पफुल कंट्रीब्यूशन भी शामिल थी। सबसे पहले जहांगीर को खुद शराब की लत लग जाती है, जिसके बाद जहांगीर की टोटल तवज्जो अपने
इस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से उठ जाती है। उसके बाद ये सारा कंट्रोल नूरजहां के पास चला जाता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जहांगीर ने अपने पहले बेटे को खुद ही अंधा कर दिया था। एक बेटे का नाम शहरयार और जबकि दूसरे बेटे का नाम खुरम होता है। शहरयार जो कि मोस्ट फेवरेट होता है जहांगीर के बाद इस हुकूमत को संभालने के लिए, लेकिन पॉपुलर चॉइस खुरम होता है। खुरम जिसको हम तमाम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं, और शाहजहां मुमताज़ महल के इलाके को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसका टारगेट टोटल सब कॉन्टिनेंट होता है। इसके बाद वो दक्कन की तरफ अपने बाप की हुकूमत को छीनने के लिए बढ़ता है, जिसके बाद दक्कन की तरफ अपने वालिद की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उसका काफिला चल पड़ता है। लेकिन मुगलिया हुकूमत का सिपा सलार जहांगीर का आर्मी चीफ यानी कि महाबत खान खुरम की यानी कि शाहजहां के इस अटैक को होने में नाकाम कर देता है। अब इधर से नूरजहां को एक खतरा खटकता है और वो ये कि महाबत खान ने बड़े आराम से शाहजहां को शिकस्त दे दी थी। इसके बाद और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि महाबत खान को कंट्रोल कर सके, तो उसको ये अंदेशा पैदा होता है कि जहांगीर के बाद कहीं महाबत खान मार्शल आई ना लगा दे, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपनी हुकूमत ना कायम कर ले, जिसके बाद नूरजहां करप्शन के चार्जेस लगाकर महाबत खान को गिरफ्तार करवा देती है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा देती है, जिसका गुस्सा महाबत खान के दिमाग में होता है। अब इस पॉइंट को जरा संभाल के रखिएगा। वीडियो के बाद मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि महाबत खान ने ऐसा क्या किया था जो कि उसकी इख्तिताम की वजह बनता है। अब यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स चलना शुरू हो जाती है। नूरजहां की कोशिश होती है कि उसका दूसरा बेटा यानी कि शहरयार वो किसी तरीके से तख्त को संभाल सके, लेकिन शाहजहां के अपने इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ जहांगीर जो कि शराब के नशे में उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बहुत सारे हकीम, बहुत सारे उस टाइम के मौलिज उन्हें यह मशवरा देते हैं किसी अच्छे सेहत अफजा मकाम पे इन्हें लेके जाया जाए ताकि ये पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। तो उन्हें कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया जाता है। महाबत खान को जब ये बात पता चलती है तो वो रास्ते में जहांगीर के ऊपर अटैक करके उन्हें कैदी बना लेते हैं। हरम में ये बात जब नूरजहां को पता चलती है तो नूरजहां रिटेलिएट करती है और महाबत खान को कैद करके जहांगीर को आज़ाद करवा लेती है। इस लड़ाई का फ़ायदा शाहजहां उठाता है। शाहजहां नूरजहां के भाई के साथ यानी कि अपने मामू के साथ मिलके अपनी वालदा को ही कैद कर लेता है और फिर अपनी ही वालदा को कैद करने के बाद वो उसे जेल में डाल देता है और पूरे बड़े सगीर का कंट्रोल अपने ऊपर ले लेता है। इसके 2 साल के बाद जहांगीर शराब की आदत की वजह से तबई मौत मर जाता है और अब बड़े सगीर का नया हाकिम शाहजहां अपनी गद्दी संभाल चुका होता है। और मजे की बात यह है कि नूरजहां जेल में बैठ के अपना मकबरा बनते हुए देख रही होती है। अब ये फैमिली पॉलिटिक्स एक साइड पे चल रही है, यहाँ तक वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो कि किसी और के लिए कामयाबी से दरवाज़ा खोल रही थी सब कॉन्टिनेंट का। अकबर के टाइम पे जब अकबर ने तमाम समुद्री इलाकों को एक कामयाब पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया था तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ इंडिगो डाई लेने के लिए इस इलाके की तरफ बढ़ते हैं। अब उनका ये सफ़र कामयाब होता है, उनकी तजारत कामयाब होती है, जिसको सुनने के बाद ब्रिटिश, फ्रेंच, इसके अलावा 2 और कौमें भी बड़े सगीर की तरफ कारोबार करने की नीयत से आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1605 में ब्रिटिश आती है जो कि जहांगीर से इजाज़त लेती है कि उन्हें भी यहाँ पर कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, जिसका परमिट जहांगीर उन्हें जारी कर देता है। लेकिन पोर्टुगीज़ जो कि यहाँ तकरीबन 70-80 साल पहले से आकर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स से जहांगीर को इस बात पे कायल कर देते हैं कि अंग्रेज़ इस इलाके के लिए बेहतर नहीं है, लिहाजा 2 साल के बाद उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। इसके बाद 1615 में दोबारा ब्रिटिश आकर जहांगीर से परमिशन मांगते हैं, लेकिन इस बार उनकी स्ट्रेटजी में जहांगीर को खुश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनको तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं, जिसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि जहांगीर उनको परमिशन दे देते हैं और फिर पोर्टुगीज़ को इस बात का गुस्सा होता है और वो मुग़लों की ही शिपमेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस टाइम मुग़ल आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो पोर्टुगीज़ को उन तमाम एरियाज से निकाल देती है, जिसका फ़ायदा ब्रिटिश उठाता है। इसके अलावा 1602 में डच और 1604 में फ्रेंच लोग भी यहाँ पर आकर कारोबार करते हैं। उनका ज़्यादा रुझान आज के इंडोनेशिया यानी कि तब के ईस्ट इंडीज़ की तरफ होता है, तो उनका ज़्यादा फोकस बड़े सगीर पे नहीं होता और बड़े सगीर का कंप्लीट कंट्रोल उस वक्त अंग्रेज़ों के हाथ में होता है। अगली वीडियोस के अंदर हम ये जिक्र करेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने बड़े सगीर के ऊपर बिजनेस करते हुए पावर्स लेना स्टार्ट की और किस तरीके से उन्होंने मुग़लों को कमज़ोर किया और फिर उसके बाद किस तरीके से उन्होंने बड़े सगीर का कंट्रोल हासिल करके यहाँ पर राज किया। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।